हेलो फ्रेंड्स, लास्ट सेशन ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में आपका लास्ट सेशन में कंडक्ट कर रहा हूँ आपका। तो आपको ये जो लास्ट सेशन है बोटल नेक वाला, वो छोटा सा सेशन रहेगा, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। तो आपको कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग आगे के सेशन में, तो मैं आपको जब भी आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए पूरी हेल्प करूँगा। तो बोटल नेक, एक बोतल के ऊपर ही उसका नेम आइडेंटिफाई किया गया है। तो ये जो प्रेजेंटेशन है इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं बोटल नेक्स के बारे में, जो लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, जिसमें हम किस तरह से बोटल नेक के कॉजेज होते हैं, यानी कि क्यों होता है ये, इफ़ेक्ट क्या क्या हैं बोटल नेक के, क्यों से इसको अवॉइड करें और किस तरह से इसको हैंडल करें। ये हमारा इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट रहना चाहिए बोटल नेक्स के ऊपर। तो देखते हैं कि किस तरह से इसको हम अच्छे से रिप्रेजेंटेड करेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमको पता होना चाहिए कि किस तरह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का वर्क होता है। अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपको पता हो, जैसे कि आपका 6 सेमेस्टर का प्रोजेक्ट है, तो 6 सेमेस्टर के प्रोजेक्ट में लीडर कौन है। सपोज के एक स्टूडेंट आपका लीडर है, तो उसको पूरा प्रोजेक्ट है वो क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, लीड करना पड़ता है कि किस तरह से हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। उसके सारे फ्लो वर्क्स, इसके गेन चार्ट मैंने उसको पीछे एक्सप्लेन किया, कितना टाइम लगेगा, वो सारी शेड्यूलिंग एक्टिविटीज़ को आपको मैनेज करके वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहिए। लेकिन बोटल नेक क्या होता है कि पैरेलल जब एक्टिविटीज़ होती है, आगे हम देखते हैं कि किस तरह से बोटल नेक का डिफेक्ट आता है। इन सिंपल टर्म, इट इज़ अ रिसोर्स हु कैपेसिटी टू लोअर द डिमांड प्लेस ऑन इट। एक ऐसा टाइप का रिसोर्स हम बोल सकते हैं जो उसके कैपेसिटी से कम डिमांड में काम करता है। लॉट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ऐसा टाइम होता है कि बहुत सारा वर्क प्रोग्रेस में आ जाता है। ठीक है, जब हम देखते हैं वर्क इन प्रोग्रेस वाला, तो बहुत सारा एक जगह पे काम आ जाता है जिससे दिमाग काम नहीं करता और काम नहीं बढ़ता। क्विज़ेस बहुत सारे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर काम ओवरलैपिंग हो जाते हैं। ओवरऑल प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल टाइम इंक्रीज हो जाता है और प्रोजेक्ट का खर्चा भी बढ़ जाता है। तो इसके हेल्प से क्या होता है कि ये बोटल नेक का डिसएडवांटेज है। तो आइडेंटिफिकेशन में हमको क्या करना पड़ता है कि डिटेल एनालिसिस प्रोसेस की करनी पड़ती है कि कहाँ पे सिस्टम में प्रॉब्लम्स आ रही है। उस प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले करो, तभी हम सपोज कि हम डिसाइड करते हैं एक प्राइमरी कॉजेस, यानी कि एक प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं कि सिस्टम में कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है। सपोज ये हमारी कोई सिस्टम है कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है, सपोज कि ये काम कर रहा है। प्राइमरी कॉजेस क्या है कि यहाँ पे इतने काम चल रहा है और यहाँ पे इस तरह से वर्किंग हो रहा है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि काम चल रहा है कहीं पे, और ये थोड़ा सा ऐसा काम है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग काम है, क्रेन से होता है, धीरे धीरे करना पड़ता है। ये सारी चीज़ों को हमको कॉजेज आइडेंटिफाई हो गए। तो आपको इसके अलावा, जैसे कि ये जो कॉजेज स्टडी किए हैं आपने आपके प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, ये सारे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपने स्टडी की है। सपोज आपने एक लेड आउट बना दिया टाइम के ऊपर कि कौन सा टाइम कितने ऊपर लग रहा है, कहाँ पे लग रहा है, उसके बेस पे आपने आपका केस स्टडी करके बोटल नेक का आइडेंटिफाई कर दिया। तो फिर क्या होता है कि सपोज आपने कुछ डिसाइड करके आपने देखा कि सिर्फ जो भी आप चीज़ें डिलीवर करते हो या फिर जो भी चीज़ होती है वो डिलीवर होती है 15 दिन में या उसके बाद, और थर्ड शिपमेंट है 1 डे बिफोर द कंप्लीशन ऑफ डेट। तो ये सारी शिपमेंट्स आपको टाइम सर नहीं मिलती है, मटेरियल में डिले होता है। ठीक है, टाइम लगता है। उसके अलावा आपकी जो एक्टिविटीज़ होती है पीछे की, उसमें भी डिले आता है, क्योंकि मटेरियल आपको लेट मिलेगा, शिपमेंट आपको लेट मिलेगा, तो सामने आपका जो प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ होती है वो भी लेट मिलती है। कुछ भी कारण से मटेरियल का आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज़ें हैं, तो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद क्या क्या इफ़ेक्ट होंगे कि बोटल नेक के से क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। अगर आप बोटल नेक देखते हो तो उसके लिए अकॉर्डिंग प्रोडक्टिविटी जो भी आप इंक्रीज़ करते हो ना, वो आपका रिड्यूस हो जाती है। ओवरऑल प्रोडक्टिविटी होती है, उसकी इफ़िशियंसी आपकी रिड्यूस हो जाती है। बैकलॉग्स, जो भी आपने आपके काम का वर्क बढ़ाया होता है वो भी, और लोड बढ़ जाता है आपके ऊपर, लोडिंग बढ़ जाती है बैकलॉग्स के पीछे, जो काम बाकी हैं
उसमें आपके और काम ऐड हो जाते हैं कि इतना भी और काम आपका बाकी हो गया। यानी कि हम बोलते हैं ना, काम बढ़ते जाना। इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, जो भी आपकी स्टोरेज आपने की होती है उसमें क्या होता है कि स्टोरेज का इंक्रीज होना चालू हो जाता है। स्टोरेज में कॉस्ट बढ़ाते जाओ, जिससे क्या होता है कि स्टोरेज का कॉस्ट बढ़ जाता है, चैलेंजेस बढ़ जाते हैं आपके सामने बॉटल नेक्स की वजह से। तो ये सारी चीज़ों को आपको देखना है, किस तरह से आपको प्रोडक्शन रिड्यूस होता है। इफ़िशियंसी इज द रेट ऑफ विच टाइम, इफ़िशियंसी टाइम के ऊपर डिपेंडेंट होती है, कॉस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अगर आपका कोई भी मशीन है 50% इफ़िशियंसी दे रहा है, एग्जाम्पल है स्पिंडल मशीन वर्किंग एट अ 50% इफ़िशियंसी, all other machine will produce the lesser rate of the reduction efficiency spindle machine, as result overall production reduce it 50%। अगर आपकी स्पिंडल 50% इफिशियंसी दे रही है और यहाँ पे आपका इफिशियंसी रेट टाइम और कॉस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है और कहीं पे भी आपका ओवरऑल प्रोडक्शन रिड्यूस 50% हो सकता है अगर स्पिंडल नेक ने आप पे इंट्रोड्यूस किया। प्रोजेक्ट मैनेजर जो भी है उसको क्या करना पड़ता है, यानी कि लीडर है सपोज आपका प्रोजेक्ट का, उसको इफिशियंसी ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर काम करना है, नॉट मैक्सिमाइजेशन। प्रोसेस क्या है, ऑप्टिमाइजेशन और इफिशियंसी के ऊपर काम करना चाहिए। दिस इज अ वेरी कॉमन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट वेयर द गुड आर प्रोड्यूस्ड। हमको पता ही है कि मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में अच्छे अच्छे गुड्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, जिसके हेल्प से आपको लीन मैन्युफैक्चरिंग एंड जस्ट टाइम मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड की गई है, जिससे आपका स्टोरेज है वो बढ़े नहीं। ठीक है, अभी बोटल नेक आप एक कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसको सॉल्व किया जाए, किस तरह से सॉल्व किया जाए। सीरीज ऑफ स्टेप में प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, यानी कि प्रॉब्लम का एनालिसिस करें। एम ऑफ ओवरऑल इंप्रूवमेंट, किस तरह से आपको इंप्रूवमेंट करनी चाहिए उसमें। इफ इट इज नॉट ब्रोकन, अगर आप टूट नहीं रही है तो उसको फिक्स करिए, शेड्यूल करिए, मेंटेन करिए। शेड्यूल और मेंटेनेंस के लिए गेन चार्ट प्रोवाइड किए गए हैं। टेक्नोलॉजिकली इंप्रूवमेंट करिए, मशीनरीज को प्रोवाइड करिए टेक्निकल सपोर्ट्स। तो आपको आराम से ये सारे स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के लिए रूट कॉज एनालिसिस करना पड़ता है कि प्रॉब्लम कहाँ से जनरेट हो रही है। परमानेंटली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम के जड़ तक जाना होता है, यानी कि रूट कॉज एनालिसिस उसको बोलते हैं। फिर टाइम एनालिसिस, जिससे मोस्ट ऑफ टाइम कहाँ पे वेस्ट हो रहा है, रीवर्क कहाँ पे जरूरी है और कहाँ पे स्टाफ कंप्लेंट्स मोस्ट आती है कि कौन सी टाइप की प्रोसेस होती है वो क्रिटिकली अप्रूवल नहीं हो रही है जल्दी से। तो उसका आइडेंटिफिकेशन सपोज आपने कर लिया, दोनों के बीच का मिसकम्युनिकेशन भी आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो आप प्रोसेस इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ सकते हो। प्रोसेस इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ने के लिए आपको सिस्टमेटिकली अप्रोच यूज़ करना होता है। प्रोसेस डायग्राम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोटलनेक एंड क्रिटिकल एनालिसिस के यूज़ से आप अपना प्रोसेस एनालिसिस और प्रोसेस इंप्रूवमेंट कर सकते हो। सिस्टम इंप्रूवमेंट करने के लिए आपको पूरी सिस्टम को एकजुट कनेक्ट करके उसकी आउटपुट के ऊपर काम करना होगा। ओवरऑल सिस्टम किस तरह से वर्क कर रही है उसके ऊपर काम कर रहा होगा, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है उसको रिड्यूस करना होगा और कहाँ पे मैक्सिमम वर्क इन प्रोग्रेस हो रहा है उसको भी रिड्यूस करके आपको रखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ों को मेंटेनेंस कम करना है, शेड्यूलिंग भी कम करना है और अच्छे से शेड्यूलिंग मेंटेनेंस काम करे उसके ऊपर आपको ज़्यादातर ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रॉब्लम है बोटलनेक का वो सॉल्व हो जाएगा। कंक्लूजन ये है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ नॉट इजी। जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करता है वो इजी नहीं है। इसमें आपको अच्छे से डिटेलिंग करनी होती है, बेटर प्रोवाइड करना पड़ता है बचाने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट देखना पड़ता है, डिटेलिंग, प्लानिंग एंड ड्राइंग शुड बी रेडी। जैसे कि गेन चार्ट में मैंने आपको बताया था, वो सारी चीज़ों को रेडी होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है। आपने किया भी होगा, जो लीडर्स होते हैं डिप्लोमा 4th के जो प्रोजेक्ट के लीडर्स होंगे वो भी उसने भी किया होगा वर्क। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ों को काम करके ही आपको सारी चीज़ों को वर्क करना होगा। कि आई होप कि आपको बोटलनेक का सेशन समझ में आ गया होगा। छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान दोगे तो भी आपको सारी चीज़ों के समझ में आ गया होगा। आपकी बुक में भी दिया हुआ है अच्छा सा, तो आप आपकी वर्कबुक के सारे टॉपिक्स मैंने कवर करवा दिए हैं। सारा सिलेबस हमारा इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का कंप्लीट हो चुका है, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो कहीं पे भी कोई भी सब्जेक्ट
तो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो रहा हो तो मुझे कांटेक्ट करिएगा, क्योंकि ये हमारा लास्ट सेशन था। इसके बाद मैं कोई भी सेशन पोस्ट नहीं करने वाला, ना इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के सेशन मिलेंगे, ना फिर आपको मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के मिलेंगे। तो इसके रिगार्डिंग हम वाइवास के शेड्यूलिंग मेंटेन करेंगे, उसमें आपको आपकी वर्कबुक दिखानी होगी, वर्कबुक सबमिशन होगा तो आपको इंटरनल मार्क्स मिलेंगे। वाइवा एक्सटर्नली होंगे तो उसका शेड्यूलिंग आपको ग्रुप में मिल जाएगा और उसके बेस पे आपके वाइवा कंडक्ट होंगे। तो वर्कबुक के बेस पे आपको वाइवा प्रिपेयर करने हैं। कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कतें आ रही हो तो मुझे कांटेक्ट करिएगा। वर्कबुक के लिए आपको लास्ट डेट 10 तारीख तक दी गई है। 10 तारीख से पहले गूगल क्लासरूम में मैंने लिंक भेज दी है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की दोनों की वर्कबुक की लिंक भेज दी है, तो उसमें सबमिट करवा दीजिएगा। उससे पहले कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कहिएगा। 10 तारीख से पहले डाउट सॉल्व होंगे, 10 तारीख के बाद कोई भी वर्कबुक रिगार्डिंग डाउट सॉल्व किसी के भी नहीं होंगे तो आपको पहले से ही डाउट के लिए मेरे को अप्रोच करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं पे भी डाउट, कुछ भी डाउट हो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में तो मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट आपके पास है, तो आप यूज़ करके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, आगे मिलेंगे तब वाइवा के टाइम पे, तब तक के लिए गुड बाय।